ओके दोस्तों, सो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का अगला वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं मेथोडोलॉजी। जैसा कि मैंने बताया था कि क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट का क्या उनका बेसिक अजम्पशन था, कल्चर पैरेलल्स और साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब डिस्कस करेंगे कि वो क्या मेथड यूज करते थे। सो उनका पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल अप्रोच। सो इमेजिन कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आप देखते हैं एक बारात जा रही है। तो आप उस बारात को देख के सोचेंगे कि यार क्या सही है, किसी की शादी हो रही है। अच्छा बैंड बाजा बज रहा है, ये डीजे थोड़ा अच्छा नहीं बजा रहा है। और हाँ, ये बंदे अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं एंड अगर मैं भी पगड़ी लगा के कुर्ता पहन के घुस जाऊं भीड़ में तो शायद मुझे भी खाना वाना मिल जाए। हम और आप शायद ऐसा कुछ सोचेंगे। लेकिन अगर ईबी टाइलर, एडवर्ड बर्नेट टाइलर, अगर वो एक बारात को जाते हुए देखते तो वो सोचते थे कि अरे ये क्या शादी हो रही है, अच्छा शादी। तो आज ऐसे की जाती है कि जहाँ पे लोग बारात, लड़का बारात लेके जाता है लड़की के घर, ये आज होता है। क्या हमेशा से ऐसा होता था या पहले कुछ और होता रहा होगा? क्या मैरिज हमेशा से ऐसे ऐसा था या आज जो स्टेज है ये आस्ते आस्ते इवॉल्व होते हुए यहाँ पे बाई इवोल्यूशन यहाँ पहुंचा है? अच्छा, बाई इवोल्यूशन यहाँ पहुंचा है तो स्टार्ट कैसे हुआ होगा, ओरिजिन कैसे हुआ होगा, इवॉल्व कैसे हुआ होगा? उसका ओरिजिन पॉइंट और इवॉल्व होते होते डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू आज के स्टेज पे कैसे पहुंचा मैरिज, वो टाइलर ये सोचने लगेंगे। हम सोचेंगे कि क्या पकवान मिलेंगे खाने के लिए शादी में, और टाइलर सोचेंगे कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा और वो इवॉल्व होते होते आज यहाँ पे कैसे पहुंचा, थ्रू विच स्टेजेस, कौन कौन से स्टेजेस के थ्रू। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे वो जो भी देखते थे, या तो वो कल्चर का कोई एक पार्ट जैसे कि लैंग्वेज, मैरिज, फैमिली, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, कुछ भी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीजें को, हर 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 चीज को वो ऐसे हिस्टोरिकल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे कि आज जहाँ पे है वो कैसे वहां पे पहुंचा है और ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, इसे कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। सो इन लोगों ने हर चीज को स्टडी किया। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं कि व्हेन टॉकिंग अबाउट कल्चर एज अ होल, पूरा का पूरा जो कल्चर है हमारा, वो कल्चर तीन स्टेजेस के थ्रू गया है एज पर क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट्स, स्पेशली टाइलर और मॉर्गन। टाइलर ने यूके में और मॉर्गन ने यूएस में, दोनों ने इंडिपेंडेंटली ये बात बोली थी कि जो कल्चर है आज हम, लाइक वो जहाँ रह रहे थे इंग्लैंड में या यूएस में या यूरोप में, उसको उन्होंने बताया सिविलाइजेशन की। आज हम जहाँ पे हैं ये सिविलाइजेशन है, ठीक है, लेकिन हमेशा से सिविलाइजेशन नहीं थी। पहले हम एक बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में रहते थे, जानवरों की तरह, सैवेजरी। उससे थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ तो बारबेरिज्म, और फाइनली लास्ट स्टेज है सिविलाइजेशन। और सारे के सारे कल्चर्स वर्ल्ड में इसी तीनों स्टेज के थ्रू गुजरते हैं। सारे के सारे कल्चर्स या तो ऑलरेडी सिविलाइजेशन में पहुंच गए हैं या समवेयर सैवेजरी बारबेरिज्म सिविलाइजेशन के बीच में कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। यही तीन स्टेज सारे के सारे कल्चर फॉलो करते हैं थ्रू आउट देयर इवोल्यूशनरी पाथ। ये बोलना था टाइलर और मॉर्गन का। रिलीजियन, रिलीजन को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला टाइलर ने दिया है। टाइलर ने रिलीजन को लेके काफी इंटरेस्ट था। उन्होंने बोला कि रिलीजियन, आज जब वो स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे इंग्लैंड में सबसे पॉपुलर था मोनोथेइज्म, क्रिश्चियनिटी, मोनोथेइज्म, वन गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड। तो उन्होंने बोला कि मोनोथेइज्म जो आज इंग्लैंड में हम फॉलो कर रहे हैं वो हमेशा से नहीं था, कुछ स्टेजेस के थ्रू होते होते हम मोनोथेइज्म पे पहुंचे हैं। जब रिलीजन स्टार्ट हुआ तो वो कुछ और था, और कुछ और होते होते आज मोनोथेइज्म पे पहुंच गया है। तो उन्होंने क्या बताया था वो मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने बताया था कि जो अर्ली मैन है, अर्ली मैन को दो चीजें बहुत कंफ्यूज करती थी अकॉर्डिंग टू टाइलर। अच्छा, ये एकदम टोटली टाइलर का ही एक्सप्लेनेशन है, ये मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आप काइंडली सुने टाइलर का एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू टाइलर, अर्ली मैन, ये हो सकता है गुफा में बैठा हुआ एक केव मैन, हंटर गैदरर। उसको दो चीजें बहुत परेशान करती थी कि ये कैसे होता है। पहला चीज ड्रीम, सपने कैसे आते हैं, और दूसरा चीज डेथ, कि मैं जब कल लेटा थकने के बाद तो मैंने कुछ कुछ देखा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ।
जबकि मैं तो यहीं लेटा हुआ था, सवेरे उठा तो यहीं पे था, लेकिन फिर भी मैं देखा कि मैं कहाँ कहाँ घूम रहा था। दैट इज ड्रीम। एंड सेकेंड थिंग इज, अर्ली मैन सोच रहा है कि अच्छा मैं उठा, मैं सोया, मैं उठ गया। कोई कोई बंदे सोते हैं फिर कभी उठते नहीं, वो क्या है? सो दैट इज डेथ। सो ड्रीम और डेथ को लेकर अर्ली मैन काफी सोचता रहा होगा। एज पर टाइलर, टाइलर कह रहे हैं, ये जो मैं बोलूंगा पूरा का पूरा टाइलर का एक्सप्लेनेशन है। टाइलर कहते हैं कि अर्ली मैन वुड हैव बीन थिंकिंग अ लॉट अबाउट ड्रीम एंड डेथ, कि ड्रीम और डेथ क्यों आते हैं। तो फिर अर्ली मैन ने बहुत सोचने के बाद, बहुत सोचने के बाद, बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद ये कॉन्सेप्ट निकाला होगा कि जब मैं लेटता हूँ तो मेरा बॉडी यहाँ पड़ा हुआ रहता है, गुफा के अंदर मेरा बॉडी पड़ी रहती है, मेरे अंदर से कुछ एक निकल के बाहर जाता है, कुछ ट्रांसपेरेंट सा, पारदर्शी, सफेद सफेद टाइप का, पारदर्शी टाइप का, कुछ जैसा आज की फिल्मों में आत्माएं दिखाते हैं, थोड़ा व्हाइट व्हाइट टाइप का पारदर्शी जो दीवार के आर पार चला जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिखाते हैं आज की फिल्म में, ये भूत का कॉन्सेप्ट कुछ ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये टाइलर ने ऐसा ही कुछ प्रेडिक्ट किया था। बोला कि केवमैन ने सोचा होगा कि मेरे शरीर से ऐसा कुछ पारदर्शी जो दीवार के आर पार कहीं भी जा सकता है, वैसा कुछ निकल के बाहर निकलता है जब मैं सोया रहता हूँ। सो स्लीपिंग में मेरा बॉडी यहाँ पे है, कुछ मेरे बॉडी से निकल के बाहर जाता है और वो इधर उधर घूमता है। वो जाता है, पेड़ पे चढ़ता है, पहाड़ पे चढ़ता है, नदी में तैरता है, और वो सब जो करता है वो मुझे ड्रीम में दिखता है। वट एवर दिस थिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ माई बॉडी, ये जो जाके करता है वो मुझे दिखाई देता है। इस चीज को अर्ली मैन ने सोचा कि ये मेरा सोल है, कुछ मेरे बॉडी से निकल रहा है। इसको नाम दिया गया आत्मा का, सोल, आत्मा जो निकल के जा रही है। सोल का लैटिन वर्ड है एनिमा। सोल को लैटिन में बोलते हैं एनिमा। तो टाइलर ने कहा कि अर्ली मैन को लगा कि यार ये जब मैं सोता हूँ मेरे शरीर से जो आत्मा निकल के जाती है, सोल और अनीमा, ये तो काफी पावरफुल है। मैं जो चीजें नहीं कर सकता, मैं यहाँ उस पेड़ पे नहीं चढ़ पाया आज तक, उस पहाड़ पे चढ़ने में काफी वक्त लग जाता है, बट मैंने देखा कि वो एनिमा या सोल तो पेड़ पे चढ़ा हुआ है, पहाड़ पे चढ़ रहा है, और कितना फास्ट है यार, अभी उस पहाड़ पे गया और थोड़ी देर में वापस आ जाता है और मैं उठ जाता हूँ। इट कम्स बैक सो फास्ट, इट इज सो फास्ट, सो पावरफुल। तो अर्ली मैन को लगा होगा कि ये जो सोल है ये बहुत ही पावरफुल है, वेरी पावरफुल। और ये सोल बाहर जाती है और वापस आ जाती है, तो मैं जागता हूँ। और ये अगर जाने के बाद वापस नहीं आए तो इंसान नहीं जागता, और दैट इज डेथ। आत्मा गई घूमने के लिए, विचरण करने के लिए, और विचरण करके वापस नहीं आई तो इंसान का शरीर जो लेटा था वो दोबारा उठता नहीं, एंड दैट इज डेथ। अर्ली मैन ने ऐसे ड्रीम और डेथ को एक्सप्लेन किया होगा। और अर्ली मैन ने ये सोचते सोचते सोचा होगा कि यार ये जो सोल है तो बहुत ही पावरफुल है, वेरी पावरफुल, इट कैन डू सो मेनी थिंग्स, कहाँ कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो सोल के प्रति लोगों के मन में एक रेवरेंस, एक रेस्पेक्ट आ गया, और लोग सोल की पूजा करने लगे। पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग द सोल, एंड सोल को लेटिन लेटिन में कहते हैं एनिमा। सो वर्शिप ऑफ सोल वाज एनिमिज्म। एंड दिस अकॉर्डिंग टू टाइलर, टाइलर के हिसाब से रिलीजन का ये पहला, धर्म का, रिलीजन का ये पहला स्टेज था जहां पे लोग सोल की पूजा करते थे, आत्मा की पूजा करते थे, एनिमिज्म। ठीक है। फिर टाइलर कहते हैं कि फिर इंसान को लगा कि यार सोल तो एक है नहीं, मेरी सोल गई थी, और मैंने, जहां पे मेरी सोल गई थी वहां पे जो पेड़ था, वो पेड़ भी पेड़ नहीं रहा होगा, पेड़ की आत्मा रही होगी। वहां पे जो पहाड़ था, वो ड्रीम में जो दिख रहा है, ड्रीम में क्या है, ड्रीम में सब आत्माएं हैं, एवरीथिंग इज सोल इन द ड्रीम। मेरी सोल, पहाड़ की सोल, पेड़ की सोल, नदी की सोल, हर किसी की आत्मा, एनिमा, सोल ड्रीम में मौजूद है। सो ड्रीम में जो है सारे के सारे सोल्स है। ड्रीम में मेरे एंसेस्टर भी दिखते हैं, मेरे एंसेस्टर की सोल दिखाई देती है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी दिखते हैं, मेरी माँ दिखती है, ये सारे सोल्स दिखते हैं, सिर्फ मेरी सोल नहीं। और एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी पावरफुल, ये सारी आत्माएं बहुत पावरफुल है। तो लोगों ने सारी आत्माओं की पूजा करनी शुरू कर दी। सो जो शुरू हुआ था एज एनिमिज्म, वो बन गया पॉलीथेइज्म, बिकॉज लोगों ने बहुत सारी आत्माओं की, बहुत सारी स्पिरिट्स और सोल्स की पूजा करनी शुरू कर दी। नॉट जस्ट इंसानी आत्मा, बट पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़ की आत्मा, और अपने पूर्वजों की आत्मा। सो लोगों ने बहुत सारे एंटिटीज की पूजा करनी शुरू कर दी, तो एनिमिज्म से बन गया पॉलीथेइज्म। फाइनली फिर लोगों ने रियलाइज किया बाद में कि नो, देयर इज ओनली वन गॉड। एंड यूरोप में दैट बिकेम द लास्ट स्टेज इन यूरोप, विच इज मोनोथेइज्म। सो ये था टाइलर का स्कीम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियन, एनिमिज्म से स्टार्ट, फिर पॉलीथेइज्म, लास्ट में मोनोथेइज्म, द लास्ट स्टेज। ठीक है।
सो अगेन यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने, टाइलर ने देखा कि यूरोप में करेंटली, जब वो थे इंग्लैंड में, उन्होंने देखा कि करेंटली हम मोनोथेइज्म फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये मोनोथेइज्म हिस्टोरिकली सेवरल स्टेजेस से गुजरते हुए आज यहाँ पहुंचा है। सो अगेन हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है। सो हमने देख लिया कल्चर एज अ होल, सैवेजरी, बारबेरिज्म, सिविलाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियन, एनिमिज्म, पॉलीथेइज्म, मोनोथेइज्म। वैसे ही मॉर्गन, ये हम मॉर्गन, जब मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। मॉर्गन ने देखा कि जो मैरिज है उस टाइम पे यूएस में 1850 60 70s में, आजकल इफ यू टॉक अबाउट टुडे, आज मोनोगैमी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूरोप में, स्पेशली अमेरिका में, अमेरिका में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग को शादी हैज बिकम मच काइंड ऑफ नॉट अ वेरी सीरियस अफेयर। आज शादी की, कल डिवोर्स, मल्टीपल शादीज, एक के बाद एक शादीज, एंड हैविंग मोर देन वन पार्टनर एंड ऑल, ये सब उतना अजीब नहीं लगता आज यूरोप में एंड अमेरिका में। बट 1850 60s की बात कर रहे हैं, टाइलर और मॉर्गन का जो टाइम था, उस टाइम पे मोनोगैमी तभी भी उस टाइम पे सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज समझा जाता था, और लोग मोनोगैमी ही फॉलो करते थे। मोनोगैमी जो फॉलो नहीं करते थे उनको समाज एक तरह से बॉयकॉट करता था, उनको उनको वो इज्जत नहीं मिलती थी। So monogamy, according to Morgan, was the best form or most evolved, सबसे evolved final form, इवॉल्व होते होते सबसे रिफाइन होते फाइनल फॉर्म था मोनोगैमी, जहां पे एक पति एक पत्नी, एक सिंगल पार्टनर शादी करते हैं। लेकिन मॉर्गन ने बोला कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हिस्टोरिकली, फॉलोइंग हिस्टोरिकल अप्रोच, उन्होंने बोला कि, बताया कि हिस्टोरिकली ये 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस से गुजर के हम पहुंचे हैं मोनोगैमी तक। तो ये 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं वो हम मॉर्गन जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। फ्रेजर, ये हम फ्रेजर के टाइम पे अच्छे में डिटेल में समझेंगे, जब हम जेम्स जॉर्ज फ्रेजर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे उसमें हम डिटेल में समझेंगे। बट फ्रेजर ने बोला था कि सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी 3 स्टेजेस से गुजरती है। पहले जब वो मैजिक में बिलीव करते हैं, दूसरा जब वो रिलीजियन में बिलीव करने लगते हैं, और तीसरा जब वो साइंस में बिलीव करने लगते हैं। मैजिक, रिलीजियन, साइंस, ये 3 स्टेजेस हैं किसी भी सोसाइटी के इवोल्यूशन के। सो हम देख सकते हैं कि ये मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 4 एग्जाम्पल लिया है। जो जब हम मॉर्गन के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये 4 नहीं, फैमिली, मैरिज, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, टेक्नोलॉजी, हर कुछ को लेके, हर कुछ को लेके ये जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट हैं, इन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच यूज किया था। कुछ को इन्होंने डिफरेंट हिस्टोरिकल स्टेजेस के थ्रू ट्रेस किया था। सो दैट इज वन मेथड ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट। उनका दूसरा मेथड है कंपैरेटिव अप्रोच। कंपैरेटिव अप्रोच मतलब कंपेयर करना, किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे 2 चीजें हैं। जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे वो देखते थे कि ठीक है, आज हम अमेरिका में रहते हैं, आज हम यूरोप में हैं, ब्रिटेन में हैं, जो कि काफी डेवलप्ड एंड सिविलाइजेशन है, जो जो कि सिविलाइज्ड फॉर्म और सबसे मोस्ट इवॉल्व फॉर्म ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हमेशा से हम ऐसे नहीं थे, हम ऐसे नहीं थे। हम कैसे थे पहले? तो आज जो ट्राइब्स हैं, फॉर एग्जांपल हम 1870 की बात मान लीजिए करते हैं, तो 1870 में टाइलर बोल रहे हैं या मॉर्गन बोल रहे हैं कि ठीक है, हमारा यूएस या इंग्लैंड जो है, आज हम जैसे हैं वो सिविलाइजेशन है, हम काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और काफी कुछ है हमारे पास। बट हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले हम ऐसे नहीं थे, हम भी प्रिमिटिव स्टेजेस से गुजर के यहाँ पहुंचे हैं। तो हमारा प्रिमिटिव स्टेज कैसा था? हाउ वाज आवर प्रिमिटिव स्टेज? वो जानने के लिए वो देखते थे उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्स थी। सो 1850 60 70 में इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स थी। पपुआ न्यू गिनी, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका में ट्राइब्स, हर जगह ट्राइब्स इनका पाला पड़ता था, अमेरिका में। सो ये ट्राइब्स को देखते थे और सोचते थे कि अच्छा, तो हम इंग्लैंड और यूरोप में जो, अमेरिका में जो हम सिविलाइजेशंस हैं, पास्ट में हम भी इन ट्राइब्स के जैसे थे। ये ट्राइब्स कुछ और नहीं, हमारा ही अतीत है, हमारे अतीत को दर्शाती हैं ये ट्राइब्स। हम इन ट्राइब्स के जैसे ही हुआ करते थे पहले, हमारे एंसेस्टर्स। सो इस तरह से अपने सिविलाइजेशन को ट्राइबल कल्चर से कंपेयर करना, दैट इज वन मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव अप्रोच। कंपैरेटिव अप्रोच का दूसरा मीनिंग है कि मान लीजिए, जैसे जैसे कि जो इसमें होता है, जूलॉजी में होता है, या जैसा कि डार्विन के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में था। डार्विन डार्विन जब एनिमल्स का इवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो क्या देख रहे थे? मान लीजिए उनको एक फॉसिल मिला, उस फॉसिल में एक स्ट्रक्चर है, सो फॉसिल समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है फॉसिल।
हड्डियां हैं। और तो ये देखने में एक मछली टाइप की लग रही है, ठीक है। तो ये फॉसिल है, दिस इज अ फॉसिल, जो कि पॉसिबली मछली नहीं है ये। पॉसिबली करोड़ों करोड़ों साल पहले कोई प्राणी था जो कि मर गया था, वो अब नहीं है। बट फिर भी जब हम देखते हैं कि अच्छा ये जो पार्ट निकला हुआ है इसके बॉडी से, ये क्या हो सकता है, तो हम सोचते हैं अच्छा आज कोई ऐसा जानवर है कि हाँ मछली। मछली में जब ऐसा जो पार्ट निकले हुए होते हैं वो उसको पानी में तैरने में मदद करते हैं। दे हेल्प द फिश टू स्विम इन द वाटर। इसका मतलब ये जो फॉसिल, जो करोड़ों वर्ष पुराना जानवर है जो खत्म हो चुका है, जिसको हम पढ़ रहे हैं विलुप्त, वो भी शायद इन ऑर्गेन से तैरता था, शायद ये ऑर्गेन उसके तैरने में काम आते थे। सो आज का जो एग्जिस्टिंग जानवर है, लिविंग जानवर है, उसका नॉलेज हम इस्तेमाल करके फॉसिल्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर यूरोप में खुदाई करते करते कोई स्टोन मिला जो कि इस तरह से है, देख के लग रहा है कि ये नेचुरल नहीं है, इंसान ने इसको ऐसा बनाया है, तो हम सोचेंगे अच्छा इसका क्या इस्तेमाल होता रहा होगा, ये कैसे यूज होता रहा होगा। चलो देखते हैं, लेट्स गो टू अ ट्राइब। सो एक अफ्रीकन ट्राइब के वहां पे जाके देखा कि अच्छा वो उनके पास भी ऐसा ही एक टूल है जिसको वो जमीन खोदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, सो आज टुडे, आज जो अफ्रीकन ट्राइब है वो इसको जमीन खोदने के लिए इस्तेमाल करती है। सो 1 लाख साल पहले यूरोप में जो रहते थे उनके टाइम की फॉसिल मिली, उनके टाइम का हथियार मिला है। यानी 1 लाख साल पहले यूरोप में जो इंसान रहता था वो भी इसको खोदने के लिए, जमीन खोदने के लिए इस्तेमाल करता था। सो हमें जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली, उनको समझने के लिए आज की ट्राइब्स को देखा हमने कि आज की ट्राइब्स के पास क्या वैसा कुछ टूल है, वैसा कुछ करते हैं क्या वो, हाँ वो करते हैं। तो उससे हम पास्ट का जो हमें मिला है हथियार या टूल मिला है खुदाई कर, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आज अगर इसका इस्तेमाल ऐसे होता है तो पास्ट में भी ऐसे ही इसका इस्तेमाल होता रहा होगा। इसको कहते हैं कंपैरेटिव मेथड, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव अप्रोच, ठीक है। मैंने उसके अंदर 2 पॉइंट्स बताए। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो को वापस जाइए, रिवाइंड करके देखिए। मैंने कंपैरेटिव अप्रोच के अंदर 2 पॉइंट बताए हैं, दोनों को कंपैरेटिव अप्रोच कहा जाता है, और ये दोनों अप्रोच ही यूज करते थे क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट, ठीक है। तीसरा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सर्वाइवल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल्स, ठीक है। सो अक्सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका एक टाइम पे बहुत वैल्यू होता है, एक सोसाइटी में, एक समाज में बहुत वैल्यू होता है, बट आस्ते आस्ते हजारों सैकड़ों साल के बाद उसका वो वैल्यू नहीं रह जाता। उसका वो वैल्यू नहीं रह जाता, फिर भी वो इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है, ऑल्दो उसका वैल्यू नहीं रह जाता, बट फिर भी वो रह जाता है समाज में, एक एक क्या बोलते हैं, बचा हुआ, बचा खुचा टुकड़ा जैसा बचा रह जाता है। अब मैं ह्यूमन बॉडी की अगर बात करूं, तो हमारे बॉडी में एक अपेंडिक्स है, आई डोंट नो स्पेलिंग सही है कि नहीं। अपेंडिक्स हमारे बॉडी में होता है, हमारा एक ऑर्गन होता है। आज उसका कोई यूज नहीं है, एक्चुअली इट इज नॉट यूजफुल एट ऑल। इनफैक्ट अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो हमें सर्जरी करानी पड़ती है, बहुत दिक्कत होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका कभी कोई यूज नहीं था। पास्ट में इसका एक रोल था, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक रोल प्ले किया करता था, काफी लाखों लाखों वर्ष पहले। लेकिन अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, फिर भी वो हमारे शरीर में रह गया है, एक बचा खुचा अंश उस तरह से रह गया है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि आज से कई लाख साल पहले हमारा जो शरीर था, उसका सिस्टम और आज के शरीर के सिस्टम में डिफरेंस आ गया है। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में ये अपेंडिक्स इस्तेमाल होता था, आज डाइजेशन में, आज पचन तंत्र में, ये पाचन तंत्र में ये अपेंडिक्स इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब हमारा पाचन तंत्र बदला है, हमारा पाचन तंत्र चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है। सो हम अगर तो ये हो गया एक बायोलॉजिकल कंपैरिजन, बट ऐसा ही सोसाइटी के लिए करते थे। ये जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे, वो ऐसी चीजें खोज के निकालते थे जो उनको दिखता था कि अच्छा ये समाज में एग्जिस्ट तो कर रहा है आज, बट इसका आज कोई यूज नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। पास्ट में इसका इस्तेमाल रहा होगा, अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसका मतलब पास्ट में सोसाइटी जैसी थी, अभी वैसी नहीं है। यानी सोसाइटी पास्ट से अभी तक आते आते बदल चुकी है, इसका मतलब सोसाइटी इवॉल्व हुई है। सो बेसिकली इनका मुद्दा क्या है, ये घुमा फिरा के सॉल्व करने की कोशिश, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी इवॉल्व करती है, कल्चर इवॉल्व करता है। तो कल्चर को इवॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा चीज खोज के निकालो जिसका पहले वैल्यू था, आज वैल्यू नहीं है, मतलब सोसाइटी चेंज हो गई है, सोसाइटी इवॉल्व हो गई है। तो हमको उसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स
के बारे में पढ़ा था टाइलर ने, जहां पे कुवेड बोल के एक प्रैक्टिस होती है। कुवेड बोल के एक प्रैक्टिस होती है, दिस इज टुडे। मतलब टुडे इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ 1850 60 70, टाइलर के टाइम की बात कर रहा हूँ। टाइलर जब स्टडी कर रहे थे उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि टाइलर ने देखा कि कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, उनके पास कुवेड प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। व्हाट इज कुवेड? कुवेड एक प्रैक्टिस है जहां पे एक मेल, एक पुरुष, वो जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो वाइफ के जैसा ही पूरा एक्टिंग करता है। सो वाइफ को प्रेगनेंसी में जो जो करना होता है कि उसको ये नहीं करना वो करना है, जो वहां पे जो तांत्रिक है उस ट्राइब का, वो तांत्रिक ने बोला हुआ है। अच्छा, उसके लिए वर्ड, जो तांत्रिक शब्द में बोल रहा हूँ, वो उसके लिए हमारे यहाँ पे वर्ड है शेमन। नॉर्मली ट्राइब्स में शेमन होता है जो मैजिक करता है, जो उनका फ्यूचर बताता है, जो उनको ट्रीटमेंट भी करता है, ठीक भी करता है। जैसे आप कहीं जाएंगे तो झाड़ फूक वाले जो होते हैं, झाड़ फूक वाले सिर्फ मतलब फ्यूचर बताते हैं, झाड़ फूक वाले ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। दे आर मेडिसिन मैन, दे आर ऑल्सो फ्यूचर बताने वाले। सो इनको शेमन कहते हैं बहुत सारे ट्राइब्स में। तो इस तरह का, अगर 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 उस अफ्रीकन ट्राइब में कोई औरत प्रेग्नेंट है तो शेमन ने उसको बताया होगा कि आपको ये पेड़ के नीचे नहीं बैठना है, उस पे जो आत्माएं हैं वो आपके बच्चे को मार देंगी। आपको इस नदी को पार नहीं करना है, आपको ये कपड़ा नहीं पहनना है, आपको ये काम नहीं करना है, आपको ये खाना है वो नहीं खाना है। तो कुछ प्रिकॉशंस और ये सब रहेगा जो उसको फॉलो करना होता है अकॉर्डिंग टू हर ट्राइबल कस्टम्स। तो जो औरत जो कस्टम्स फॉलो करेगी उसका पति भी सेम सेम कस्टम्स फॉलो करेगा। इनफैक्ट वो चलते चलते ऐसा एक टाइम आएगा कि जब वो डिलीवरी कर रही है, जब वो बच्चा पैदा हो रहा है उसका, तो वो बिस्तर पे लेटी हुई है, बच्चा पैदा हो रहा है, बगल में उसका पति भी लेट जाएगा और ऐसे एक्टिंग करेगा जैसे उसको भी सेम वो डिलीवरी वाला दर्द हो रहा है और उसने ये बच्चे को जन्म दिया। बहुत एक वियर्ड सा प्रैक्टिस है, लेकिन ये है। अब आई थिंक आस्ते आस्ते खत्म हो गया होगा, टाइलर के टाइम पे था। सो इनफैक्ट टाइलर इज नॉट द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट इट। इसके बारे में हेरोडोटस ने 4th सेंचुरी बीसी में इसके बारे में बात की थी। यानी आज से 2400 साल पहले हेरोडोटस ने, ग्रीक ट्रैवलर थे, उन्होंने देखा था कहीं पे। एनीवेज, सो या कमिंग बैक, सो कुवैत में ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, टाइलर उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि सोसाइटी पैट्रियार्कल है। मतलब, अच्छा, पैट्रियार्कल, पैट्रिलिनियल, पैट्रिलोकल, तीनों में पहले फर्क समझ लीजिए। पैट्रियार्कल मतलब रूल ऑफ द मेल, मेल का रूल, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है जिसको पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारी जो इंडिया में सोसाइटी, चाइना में सोसाइटी, मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न वर्ल्ड की सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। एक मेल मेंबर ही फैमिली का सारा मेन मेन डिसीजन डिसीजन लेता है, सारे फैसले लेता है, फैमिली का हेड होता है। पैट्रिलिनियल का मतलब होता है कि वंश या संपत्ति आगे बढ़ता है मेल चाइल्ड के थ्रू। सो फादर से बेटा, उससे उसका बेटा, उससे उसका बेटा, नॉट द डॉटर लाइन बट द सन का लाइन, पुत्र 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 के बाद। इसको बोलते हैं पैट्रीलिनियल। मेल लाइन में सारे राइट्स और प्रॉपर्टी फ्लो होते हैं, नॉट इन द फीमेल लाइन। पैट्री लोकल मतलब शादी के बाद लड़की लड़के के घर पे आके रहती है या लड़के के घर के आसपास रहती है। शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़ के लड़के के यहाँ पे आती है, उसको पैट्री लोकल बोलते हैं। इसका उल्टा होगा मैट्री लोकल। सो टाइलर ने देखा कि सोसाइटी जो अफ्रीकन ट्राइब है वो पैट्रियार्कल है, पैट्रिलिनियल है, पैट्री लोकल है, और कुवैत फॉलो हो रहा है। सो टाइलर ने यहाँ पे इमेजिन किया कि कुवैत क्यों फॉलो हो रहा है। तो उसका इमेजिनेशन उन्होंने ये किया कि पास्ट में, हजारों वर्ष पहले, पास्ट में सोसाइटी पैट्रियार्कल नहीं हुआ करती थी। ये उनका अजम्पशन है, कोई प्रूफ नहीं है। टाइलर का मैक्सिमम चीजें अजम्पशन है, देयर इज नो वे टू प्रूफ। जैसा कि मैंने बताया कि वो बोल रहे थे कि वो अ, गुफा में बैठा हुआ एक आदि मानव सोच रहा है कि मुझे सपने क्यों आते हैं, और जो मर जाता है वो उठता क्यों नहीं है, वो सब इमेजिनेशन। वो बोल रहे हैं कि, टाइलर बोल रहे हैं कि गुफा में बैठा हुआ आदमी सोच रहा है। क्या हम उसको प्रूफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये सब एजम्पशन है। तो वैसे ही यहाँ पे भी उन्होंने एज्यूम किया कि सोसाइटी पहले मैट्रियार्कल रही होगी, मतलब वो औरतें सारा फैसला लेती रही होंगी। सोसाइटी मैट्रिलिनियल रही होगी, मतलब प्रॉपर्टी, राइट्स, ड्यूटीज सब कुछ फीमेल लाइन में फ्लो करते होंगे। मतलब जैसा कि गारो खासी ट्राइब्स में होता है मेघालय में कि प्रॉपर्टी या जो भी है वो मदर से डॉटर के पास, उसके बाद उससे डॉटर के पास, उसके डॉटर के पास, बेटियों में फ्लो होता है, बेटों के पास नहीं जाता है।
तो मैट्रिलिनियल हुआ करती थी सोसाइटी एज पर टाइलर। मैट्री लोकल भी हुआ करती थी, लड़का शादी करके घर जमाई बन के लड़की के पास आता था। तो उस टाइम पे कुवेड का मतलब बनता था, कुवेड मेड सेंस। टाइलर कह रहे हैं कि सोसाइटी अगर पास्ट में मैट्रियार्कल मैट्रिलिनियल मैट्रिलोकल थी, तो उस टाइम पे कुवेड होता तो समझ में आता है कि उसका मतलब था। क्यों? मैट्रियार्कल मैट्रिलिनियल मैट्रिलोकल सोसाइटी, यार औरतें इंपॉर्टेंट हैं, तो मर्द को लग रहा है यार यार क्या है, सारा इंपॉर्टेंस लड़कियां क्यों ले जा रही हैं, हमें कोई भाव ही नहीं देता, हमारा कोई इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है। तो मैन ने बहुत सोचा होगा, पुरुष ने, कि हमें इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल रही। तो उसको लगा होगा, ओ अच्छा, हमें इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं मिल रही कि हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। एज मेल्स, एज पुरुष हम बच्चे पैदा नहीं कर रहे, उसीलिए हम सोसाइटी में नया एडिशन नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उसीलिए हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। तो बच्चे तो हम पैदा करने से रहे, कर तो सकते नहीं है, कम से कम एक्टिंग किया जाए कि हम भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, हम भी रोल प्ले कर रहे हैं, हम भी वो पूरा सब कुछ कर रहे हैं जो महिला जो कष्ट उठा रही है, जो भी कर रही है बच्चा पैदा करने के लिए, वो सब हम भी कर सकते हैं और हम भी करेंगे। तो ये हमें दिखाया जाए ताकि हमें भी थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो जाए। ये इंपॉर्टेंस पाने के लिए मेल्स ने कुवेड प्रैक्टिस शुरू की होगी पास्ट में, जब सोसाइटी मैट्रियार्कल हुआ करती थी। एज पर टाइलर, टाइलर कहते हैं कि कुवेड उस टाइम पे उसका मतलब था कि हाँ हमें इंपॉर्टेंस लेना, उसलिए हम कर रहे हैं। अब वही अफ्रीकन सोसाइटी पूरी बदल चुकी है, अब औरतों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पूरी तरह से मर्द डोमिनेट कर रहे हैं। अब क्या उन्हें कुवेड करने की जरूरत है? नो। अब उन्हें कुवेड प्रैक्टिस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी पावर में है। लेकिन फिर भी जस्ट एज अ मैटर ऑफ हैबिट, करते करते हजारों वर्ष से ये चीज एक हैबिट में तब्दील हो गई है और चलती चली आ रही है। ऑल दो इसका कोई इंपॉर्टेंस, कोई महत्व, कोई फंक्शन आज नहीं है। सो ऐसी ही सोशल हैबिट्स या ट्रेड्स या कल्चरल इलेमेंट्स जिसका आज के जमाने में कोई भी सिग्निफिकेंस या फंक्शन नहीं है, लेकिन पास्ट में हुआ करता था, उसको कहते हैं सर्वाइवल। वो पास्ट का एक सर्वाइवल है, पास्ट का एक बचा खुचा अंश है जो सर्वाइव कर गया है आज। और ऐसे ही सर्वाइवल को दिखा के क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट स्पेशली टाइलर प्रूफ करते थे कि देखो, ये जो प्रैक्टिस है कुवेड, आज इसका कोई मतलब नहीं है, बट ये हो रहा है, इसका मतलब पास्ट में होता था जब इसका मतलब था। यानी पास्ट में सोसाइटी अलग थी, आज सोसाइटी अलग हो चुकी है। सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड, सोशल या कल्चरल इवोल्यूशन हेंस प्रूव्ड। तो सर्वाइवल वाज वन ऑफ द मेथड्स जो यूज करते थे। आई होप समझ में आया होगा। उसका एक और एग्जांपल है, बहुत सारे ट्राइब्स में, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स में, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों शादी कर रहे हैं, उनकी मर्जी से, लव मैरिज है जो भी है, फैमिली वाले राजी खुशी शादी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बारात आती है, लड़का बारात लेके आता है, तो देर इज अ मॉक स्ट्रगल। मतलब क्या होता है कि लड़की वाले छोटी छोटी तलवारें निकालते हैं, और तलवारें क्या है, लकड़ी की तलवारें हैं, मतलब वो तलवार जैसी दिखने वाली कुछ खिलौने या टाइप के बनाए हैं खिलौने। और लड़के वाले भी अपने साइड के खिलौने निकालते हैं। ये लड़के लड़की खिलौने, लड़के लड़की वाले तलवार वाले खिलौने निकाल के आपस में लड़ने की एक्टिंग करते हैं। जस्ट एक लड़ने की छोटी सी एक्टिंग करते हैं, हंसी मजाक, और फिर लड़ाई खत्म और लड़का लड़की लेके चला जाता है। तो ये मॉक स्ट्रगल क्यों होता है? सो कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये मॉक स्ट्रगल और कुछ नहीं, ये सर्वाइवल है। पास्ट में ये मॉक नहीं हुआ करता था, रियल हुआ करता था। पास्ट में देयर वाज अ प्रैक्टिस जहां पे ट्राइबल्स अटैक करके, दूसरे ट्राइब पे अटैक करके उनकी लड़कियां चुरा के ले आते थे शादी करने के लिए। मैरिज बाई कैप्चर हम बाद में पढ़ेंगे, मैरिज बाई कैप्चर, कैप्चर करके शादी कर लेना। सो ये जो मैरिज बाई कैप्चर था, ये बहुत ही ब्लडी, बहुत ही खून खराबे वाला होता था। अटैक किया, लड़कियों को लूटा, बहुत सारी लड़कियां मारी जाती थी, लड़की वाले लड़ाई करते थे, है ना, मार काट होता था। सो वो चीजें अब खत्म हो चुकी हैं, अब राजी खुशी शादी हो रही है। लेकिन फिर भी वो सेंचुरीज या हजारों वर्ष से चलती हुई प्रैक्टिस अब एक हैबिट बनकर रह गई है, एक कस्टम बन के शादियों में दिखती है। ऑल्दो उसका कोई सिग्निफिकेंस, कोई वैल्यू आज नहीं है, आज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट पास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। सो ये, इट इज नथिंग बट अ सर्वाइवल ऑफ द पास्ट। सो ये उनका मेथड नंबर 3 था। मेथड नंबर 4 ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट वाज रीथिंकिंग। जैसा कि हमने देखा कि टाइलर सोच रहे थे कि अर्ली मैन क्या सोचता रहा होगा। अर्ली मैन को गुफा में बैठ के और कोई काम नहीं है, उसको शिकार पे नहीं जाना है, ही इज नॉट लुकिंग फॉर मेट और फूड, ही इज थिंकिंग। वो फिलोसोफर बन के सोच रहा है कि अरे यार, जब मैं सोता हूं तो मैं कहाँ चला जाता हूँ,
और कोई कोई सो के उठता ही नहीं। ऐसा काहे हो रहा है भाई? ये दुख साला खत्म काहे नहीं होता? सो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग्स कि अर्ली मैन सोचता रहा होगा, ये जो प्रैक्टिस थी क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट की, इसको कहते हैं रीथिंकिंग। दे आर ट्राइंग टू रीथिंक। रीथिंकिंग मतलब दोबारा सोचना। जो हमारे एंसेस्टर्स ने हजारों साल पहले सोचा, उसको दोबारा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने के लिए कि वो क्या करते रहे होंगे। इसको क्या हम प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नो वे टू प्रूव कि रियली में क्या कोई ऐसा सोचता था पास्ट में। बट यस, ये एक मेथड था क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट का, रीथिंकिंग। ठीक है। ऐसा रीथिंकिंग करके उन्होंने निकाला एनिमिज्म, पॉलीथेइज्म, मोनोथेइज्म। हम बाद में देखेंगे कि रीथिंकिंग करके ही फ्रेजर बता रहे हैं मैजिक, रिलीजियन, साइंस। वो भी एक रीथिंकिंग वाला ही पैटर्न है। सो विल सी दैट। तो ये हो गया हमारा क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट का मेथोडोलॉजी। और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इस वीडियो में यहाँ पे खत्म करूंगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म्स की। अगले वीडियो में बात करेंगे कि इनको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, तो वो क्रिटिसिज्म्स क्या है, वो है अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज चंद्रशेखर। गुड नाइट।